नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने निर्धारित समय रात 9:30 पे आपके बीच 2 वर्ष 2020 जा चुका है और आज हम 2021 में पहले दिन आप सबके बीच अपनी मुस्कान लेके हाजिर हैं। जो गया सो गया, जो बीता सो बीता। हमने क्या खोया और क्या पाया, इसके विश्लेषण में हम अपना वर्तमान न खोएं। फिलहाल 2020 मेरे लिए बड़ा खुशकिस्मत वाला वर्ष रहा, जिसमें आप सब चिकित्सक साथियों का मुझे भरपूर प्यार स्नेह मिला। विशेष करके जब मैं अपने पिछले 36 वर्षों का आकलन करता हूं तो मुझे लगता है कि पिछले 36 वर्षों में 2020 मेरे लिए सबसे अधिक सुखदायी रहा। आलोचनाएं और टिप्पणियां ये तो एक सामयिक चर्चा है, और जब कोई व्यक्ति समाज में खुल के आता है, अपने विचार रखता है, तो उसके समीक्षक, उसके आलोचक जरूर बनते हैं। और आलोचनाएं या समीक्षात्मक जो चर्चाएं होती हैं वो इस बात का प्रतीक बनती हैं कि लोग मेरी बातों को समझने के बाद ही आलोचना करते होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा 2020 आप सबके साथ मिलकर के बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बीता, और हम पूरी आशा करते हैं कि 2021 आप सबके साथ मिल करके मेरा और अच्छा बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की संक्षिप्त चर्चा। चूँकि 9 वर्ष के आगमन पर आप सब अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मेहमान में, अपने इष्ट मित्रों में अपनी व्यस्तता लगाए होंगे और सबको आज आपको समय देना है। और मैंने आज केवल आपको 9 वर्ष की शुभकामनाओं को देने के उद्देश्य से अपने आप को आपके बीच उपस्थित किया है। जैसा कि मैं आपको पूर्व सूचना दे भी चुका हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कि परसों यानी 3 जनवरी को सुबह 9 बजे मेरा एक फिर इंटरव्यू वही चैनल करने जा रहा है, और विषय भी पहले से निर्धारित हो चुका है। परसों का हमारा विषय है भाग दौड़ की जिंदगी में मानसिक तनाव और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का योगदान। ये विषय है। आप सब जरूर लाइन पर रहिएगा। मैं सबको समय से लिंक दूंगा और आप उस लिंक पर अपने आप को जोड़ लीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, एक और संक्षिप्त बात कि आज 1 जनवरी है और आज से ठीक 10 दिन बाद 11 जनवरी को मैटी जी का 212वां जन्मदिन समारोह पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। हम भी उस जन्मदिन को मनाने की तैयारी में अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं, और इस उद्देश्य से हमने आप सबको प्रयागराज में आमंत्रित किया है। प्रयागराज में उस दिन हमारे द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर गठन भी होगा। पदाधिकारियों की घोषणा भी की जाएगी और शपथ ग्रहण भी होगा। साथ ही हम मैटी जी के जन्म दिवस समारोह का आनंद भी लेंगे। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मेरी पुस्तक का विमोचन या लॉन्चिंग भी उसी दिन होगा। तो जो साथी पुस्तक को लेने के उद्देश्य से इलाहाबाद आना चाहते हो, वो अपना नाम हमारे व्हाट्सएप पे जरूर हमको भेज दें, जिससे मैं प्रयास करूं कि मैं उनकी संख्या की बुक वहां पर लेकर के हाजिर रहूं। क्योंकि प्रयागराज मेरे यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और मुझे अपनी व्यवस्था से वहाँ पहुँचना है, तो अनावश्यक एक किताब को लाद करके वहाँ लाना ये संभव नहीं दिखता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो साथी वहाँ स्वेच्छा से अपनी सुविधा अनुसार उनके ट्रेन या बस की बुकिंग हो चुकी हो या वो अपने निजी साधन से आ रहे हो, तो मुझे उसकी पूर्व सूचना जरूर मिलनी चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कम से कम 8 तारीख तक, क्योंकि मेरी यात्रा प्रयागराज की 8 जनवरी को आरंभ होगी जो 12 जनवरी तक चलेगी। मैं 8 से 12 जनवरी तक बाहर ही रहूँगा। तो ऐसी दशा में मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप हमको 8 जनवरी तक अपने नाम हमारे पास तक पहुंचा दें।
जो चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं में हम पिछले दिनों के अपने जो हमारा इंटरव्यू रहा, उस इंटरव्यू पे तमाम आप सबकी अपेक्षाओं के बीच में खरा उतरा और आप सब ने देखा कि पिछले 2 दिनों में उस वीडियो चैनल पर 1,90,000 लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है, अपने कमेंट्स दिए हैं। तो स्वाभाविक है कि इंटरव्यू के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में आप सब बड़े उत्साह के साथ जुड़े हैं। 11 जनवरी को जो आईडीसी कमेटी ने विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें 22 प्रतियों में अपने रीप्रपोजल को सबमिट करना है, और जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो ये हैं कि इस बार की बैठक 11 जनवरी को जो 3 बजे होनी है वो ऑनलाइन बैठक होगी। तो मैं नहीं समझता कि उस दिन कोई विशेष चर्चा आईडीसी कमेटी के समक्ष हमारे साथी कर सकेंगे या बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होंगे, चूँकि ऑनलाइन प्रक्रिया संभवतः की जा रही, संभवतः नहीं, निश्चित रूप से जो मुझे सूचनाएं मिल रही, चूँकि मैं दिल्ली ज़रूर नहीं जा पा रहा हूँ प्रयागराज के अपने कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि हमने प्रदेश के कई मंत्रियों को आमंत्रित करने का कार्यक्रम बनाया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी निभा रहे हैं और प्रयागराज में पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन फिर भी जो मुझे दिल्ली से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये मीटिंग आईडीसी की ऑनलाइन होगी और प्रपोजल 22 प्रतियों में उनको दिया जाना है। उस प्रपोजल पर एक पुनर्विचार आईडीसी कमेटी करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इसलिए हम ये मान के अगर चलते हैं कि आईडीसी कमेटी हमको रिकॉग्निशन कर रही है या उस दिन मान्यता की कोई घोषणा करने जा रही है, तो हम यहाँ तक सोचने के लिए मजबूर ना हो। हम अपने दिमाग को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में लगाए रखें। सरकार और आईडीसी कमेटी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। मैटी डे पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ 11 जनवरी को मनाया जाएगा। हम सब जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने आप को खुशियों में शरीक करें। हमारे कई साथी लिख रहे हैं कि आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हों। शुक्ला चंद्रशेखर जी लिख रहे हैं कि आपके इंटरव्यू के बाद कई लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है। शुक्ला जी, वर्ष 2020 बीत गया है, उन बातों को हम एक इतिहास के रूप में सुरक्षित कर लें और हम आगे वर्तमान में जीने की कोशिश करें, क्योंकि मैं हमेशा आप सबको बताता हूं कि हम वर्तमान में जिएं। हम अपने न तो भविष्य की चिंता करें और न बीते हुए काल की चिंता करें। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सोशल मीडिया है, सबके अपने अपने विचार हैं और ये भी स्वाभाविक है कि हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां रही हों इंटरव्यू में, मैं उसको स्वीकार भी करता हूं। और चूँकि आज मुझे 3 दिन पहले नोटिस मिल गई है 3 तारीख के इंटरव्यू की, तो मैं उस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूं और निश्चित मानिए कि आपका ये साथी उस इंटरव्यू के लिए आपके मानकों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। तो आइए अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में महिला रोगों पर चर्चा करने से पहले हम इस बात की जानकारी ले लें कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोग डिसएमेनोरिया, ये 3 प्रकार से महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र आरंभ होने पर कारण बनता है, जिसमें हार्मोन्स की अव्यवस्था, विटामिन्स की एबनॉर्मलिटीज़ और विशेष करके हमारे प्यूटरेटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ये 2 इस रोग पर काफ़ी अपनी प्रभावशीलता दिखाते हैं। एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल को आरंभ करने में अपनी भूमिका, जहाँ पर FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को सक्रिय करने में अपना योगदान देता है, और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर चैनल में आगे बढ़ाने के की योगदान निभाता है। अब ये दोनों हार्मोन्स हमारे प्यूटरेटरी ग्लैंड से निकलते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्यूटरेटरी ग्लैंड से संबंधित हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का चुनाव करना पड़ेगा। मामला महिला के ओवरी से संबंधित है, तो ओवरी से संबंधित भी औषधि चुनना पड़ेगा। अब डिसमेनोरिया में जो दर्द होता है
मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 4 कारणों से हो सकता है। एक पहला है स्पाज्मोटिक टाइप, दूसरा कारण बनता है कंजेशन टाइप, तीसरा कारण बनता है मेम्ब्रेनस टाइप और चौथा कारण बनता है ओवरियन टाइप। इस चारों प्रकार में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता होती है और चारों ही प्रकार के इन विभिन्नताओं में महिलाओं को पेड़ू में दर्द, पेट के निचले भाग में भारीपन, पेट के अंदर ऐंठन, सर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन का बढ़ जाना, शरीर का भारी हो जाना, सिर में दर्द होना, कमर से लेकर के जांघ तक के पोर्शन में फटन सी होना, ये एक आम बीमारी उन महिलाओं को होती है जो शुरुआती दौर में मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं। धीरे धीरे ये एक रूटीन वे में आने के बाद कुछ कम हो जाता है या कुछ को समाप्त भी हो जाता है। विशेष करके शादीशुदा महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या 1-2 बच्चे की मां बन जाती हैं तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाला ये पेन थोड़ा कम हो जाता है। और शुरुआती दौर में इस पेन के होने के एक विशेष कारण ये है कि जब ब्लड का, चूंकि आम तौर से होता क्या है कि जो ओव्यूल्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं तो ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। प्रकृति ने एक 28 दिन का जो साइकिल मेंटेन कर रखा है उसमें 7-7 दिन के 4 पार्ट बनाए हैं। 7 दिन में ओवरी मैच्योर होती है, अगले 7 दिन में ओवम बनते हैं, अगले 7 दिन में वो फैलोपियन ट्यूब के पास स्टे करते हैं और नेक्स्ट 7 डेज में अगर उनको फर्टिलाइज नहीं किया गया या वो फर्टिलाइज नहीं हुए, उनका स्पर्म से संपर्क नहीं हुआ, तो फिर उनको बाहर निकालना है क्योंकि वो एक तरीके के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब प्रकृति ने उनको बाहर निकालने का एक तरीका देखिए कितना अच्छा निकाला कि हमारे ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम लेयर होती है उससे ब्लड का स्राव और कुछ मेम्ब्रेन्स मिल करके एक फ्लो बनाते हैं कि ओवम उसी के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाए, क्योंकि वो एक तरीके के जिसको हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय ओवम है जिनका आप काम शरीर को नहीं है और वो शरीर में रहेंगे तो उससे दिक्कत होगी, इस नाते उनको बाहर निकालना ही है। आप लोग लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना नेटवर्क सही करें, मेरा नेटवर्क सही है। नो वॉइस मीन तो क्या आवाज़ आपको आ रही है इस समय? आप लिखें आप लोग की आवाज़ आपको कैसी आ रही है। मिस्टर हरदेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि नो वॉइस सर। और कोई साथी लिखें जरा इस पर, आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आवाज़ के बारे में मैं आपसे लिखवाना चाह रहा हूं, बताइए आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है? आप सब जो लाइन पर हैं उनको आवाज़ आ रही है कि नहीं? हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथिक सम्राट, मैं समझता हूं कि हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथिक सम्राट सर आवाज़ आ रही है। आपने लिखा है शुक्ला अरुण श्रीवास्तव जी ने, अरुण श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि सर आ रही है आवाज़। ठीक है, हमारे कुछ साथियों ने लिखा था कि आवाज़ नहीं आ रही, हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क का डिस्टर्ब हो और कभी कभी मौसम के आधार पर भी नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि प्रकृति की व्यवस्था है कि अगले लास्ट 7 डेज में ये हमारे यूटेरस से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। अब इसमें अगर थोड़ी सी 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी होंगी कि कभी कभी क्या होता है कि सर्विक्स का मुख बहुत छोटा होता है और वहाँ पे जब अंदर से ओवम का फ्लो बाहर की ओर निकलना चाहता है तो तंत्रिकाओं पे प्रेशर पड़ता है, वहाँ पे नर्व्स दबती हैं, आर्टरीज और वेन्स पर प्रेशर पड़ता है तो पेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यूटेरस में कभी कभी सूजन भी हो जाता है, उससे भी ऐंठन होती है, दर्द होता है। यूट्राइन हाइपोप्लेसिया, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यूट्रस के आसपास मांसपेशियों का हल्का जमाव बढ़ जाना। एक और कारण होता है
यूट्राइन कैविटी में फाइब्रॉइड पॉलिप का बढ़ जाना, हमारे यूटेरस के अंदर की जो कैविटी होती है जहाँ पे बच्चा पनपता है, बड़ा होता है, अगर वहाँ पे के आसपास कुछ गांठें या कुछ ग्लैंड्स बन जाते हैं या फाइब्रस लटकने लगते हैं तो उससे भी कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में पेन होता है। कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी भी इसके पेन का कारण बनती है। हाइपर सेंसिटिविटी दर्द के नाते कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के पहले ही भयभीत हो जाती हैं कि उनको एक अजीब सा शरीर में उलझन या पेन या दर्द, जो एक आर्टिफिशियल पेन माना जा सकता है, और ये आर्टिफिशियल पेन कुछ समय उनके रूटीन में आने के बाद, हैबिचुअल होने के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है। ये पेन उन महिलाओं को या इस तरीके का डिस्मेनोरिया जो श्रम नहीं करती हैं, ज़्यादातर जिनके महिलाएं जिनके घरों में हर काम करने के लिए नौकर होते हैं या दाई होती हैं और वो शारीरिक श्रम कम करती हैं, तो ऐसी महिलाओं में इस तरह के पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो अनेक कारण हैं और हमने आज सिर्फ एक छोटा सा रोग जो हार्मोन्स की अव्यवस्था और विटामिन्स की एबनॉर्मलिटीज से होता है, जब हम अपने 28 दिन के खान पान को अगर सही रखें और जो हार्मोन्स और विटामिन्स बॉडी को एक्टिव टिश्यू को एक्टिव बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, अगर वो मिलता रहे तो स्वाभाविक है कुछ मेंटली हम प्रिपेयर कर ले जाएंगे अपने आप को इस दर्द से, इस कष्ट से निवारण के लिए। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के बारे में। यदि आपके क्लिनिक पर इन रोग के पेशेंट आते हैं, विशेष करके हमारी जो महिला साथी इस समय लाइन पर हैं और वो अगर सुन रही हैं हमारी इस बात को, तो उनको नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष के पास इस तरह के पेशेंट बहुत कम होंगे, लेकिन महिला चिकित्सकों के पास पेशेंट जरूर मिलती हैं। हम इस पर चर्चा कर लें। हमने अभी कुछ अपने पुराने रिकॉर्ड्स तलाशे थे जिसमें हमने इस तरह के रोग पर कई लोगों को औषधियों का प्रयोग किया था। हमने इसमें 3 फार्मूले सेट किए हैं डिसमेनोरिया में। पहला है यस्टेन, L3, C1 और WE। नोट करें आप, यस्टेन, L3, C1 और WE। दूसरा फार्मूला है, अभी मैं आपको इसकी अलग अलग डोज बताता हूं। दूसरा फार्मूला है A1 + C1 और तीसरा फार्मूला है यस1। ये 3 कैटेगरी की औषधियां आप अपने पेशेंट के लिए उपयोग में लाएंगे। अब पहली दवा आपकी है यस्टेन, L3, C1 और WE। चूंकि एक रूटीन डिजीज है जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले महिलाओं द्वारा शिकायत की जाती है, तो ये इस नाते इस दवा को चूंकि आपको लगातार महीने भर खिला करके और लगातार 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट देना है, ताकि आप 3 इंटरवल पीरियड में आप इसके रोग में जो आप दवा दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो हम इसमें बहुत माइन्यूट डाइल्यूट कहते हैं, सॉरी डाइल्यूशन शब्द आपके प्रचलन की भाषा में लगातार, चूंकि डाइल्यूशन पर अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था तो मेरे दिमाग से निकल गया। बहुत ही हल्की डोज की जरूरत है आपको, यानी 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन। यस्टेन 5 ड्रॉप, L3 5 ड्रॉप, C1 5 ड्रॉप, WE 5 ड्रॉप। ये 30 ml में आपको 5 ड्रॉप देना है और फिर पेशेंट से कहना है कि इसको घर में ले जा करके 10-10 बूंद 1 कप पानी, गुनगुने पानी में मिला करके इसको लेना है। अब हमने यस्टेन क्यों लिया? चूंकि हमने आपसे चर्चा किया कि ये रोग कॉन्स्टिपेशन से भी होता है। कॉन्स्टिपेशन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक कॉन्स्टिपेशन के भी लक्षण देखे जाते हैं, तो यस्टेन हमको देना है, एलिमेंट्री कैनाल पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। L3 देना है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट फंक्शन में होना चाहिए, चूंकि हमको ब्लड के खराब जो आरबीसी के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकालना है, उसके साथ ओबम भी बाहर जाएंगे। एक तरीके का हम एक्सक्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा यूरोजेनिटल सिस्टम से संबंधित है, तो इस नाते हमको L3 का चुनाव भी वहां करना पड़ेगा। C1 चूंकि प्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है, हमको हार्मोन्स की सक्रियता को बैलेंस में लाना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को।
इस कारण हमको C1 चुनना पड़ता है। और C1 वैसे भी महिलाओं की विशेष दवा मानी गई है, हालांकि ये ओवरी की दवा है, लेकिन इसको प्यूटरेटरी ग्लैंड से संबंधित मेन मेडिसिन को माना गया है। WE बॉडी के पेन या स्पॉज्मेटिक पेन या स्पॉज्मेटिक टाइप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम WE देंगे। हमारे कई विद्वान साथी BE और YE का प्रयोग बताते हैं, लेकिन मैंने BE और YE के प्रयोग पर कई बार प्रयास किया, लेकिन मुझे वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली। और WE देने पर मुझे लगा कि ये चूँकि यहाँ पर सबसाइड करना है, पेन को सबसाइड करना है और मेंटली लेडी को प्रिपेयर करना है इस पेन को बर्दाश्त करने के लिए, तो वहाँ पे हमको WE का चुनाव करना पड़ा और वो एक लाभप्रद रहा। फिर से आप सुन लें, L10, L3, C1, WE सभी की 5-5 ड्रॉप 30 ml में, और फिर उसमें से 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार गुनगुने पानी में 1 कप में। दूसरी दवा आपको देनी है A1 प्लस CNS। CNS के बारे में आपको कुछ बताना नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से लेडी परेशान होती है। तो CNS आपको चेक करना, उसमें S5 भी है, C5 भी है, L1 है, F1 है, BEN1 है। 6 दवाइयाँ हैं CNS में, और ये 6 दवाइयाँ इन CNS के साथ आपको मिला करके देना है A1। A1 चूँकि आर्टरीज की मेडिसिन है, तो A1 का चुनाव यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ताकि आर्टरीज का फंक्शन जो 5 दिनों तक ब्लीडिंग जारी रहती है, उस ब्लीडिंग के पहले हम A1 के फंक्शन A1 को दे करके हम आर्टरीज को बैलेंस में ला दें। तो A1 की 5 ड्रॉप और CNS की 10 ड्रॉप्स, यहाँ पे CNS की ड्रॉप बढ़ानी पड़ेगी आपको। A1 की 5 ड्रॉप्स और CNS की 10 ड्रॉप्स, और ये सुबह शाम 2 बार आप सुबह खाली पेट दे दीजिए और रात में सोते समय दे दीजिए। और तीसरी दवा आपकी S1 है। S1 सिंगल मेडिसिन आपको देनी है। ये आप बिफोर मील यानी भोजन के पहले आप 10 ड्रॉप्स महिला के भोजन के साथ पीने वाले पानी में 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए, और वो भोजन के साथ उस पानी को ले ले, सुबह शाम 2 बार। तो ये 3 दवाएं जिस पर मैंने अपना प्रयोग किया है और मुझे इस पर सफलता मिली है, मैं अपने अनुभव ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन दवाओं का प्रयोग अपनी महिला रोगियों पर करें और उसके परिणाम को हमें अवगत कराएं। मिस्टर मोहम्मद अगनी जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम पाकिस्तान में गड़बड़ है, और पाकिस्तान की नेटवर्क प्रॉब्लम आप कई दिनों से लगातार लिख रहे हैं। हो सकता है आज वहाँ का मौसम ख़राब हो, तो आप बाद में इसको YouTube पर सुन लीजिएगा। हमारे डॉक्टर अनूप बरनवाल जी इस समय लाइन पर हैं, जो हमारे YouTube विशेषज्ञ हैं, जो हमारे इस वीडियो को YouTube पर लोड करते हैं। तो फिर आप YouTube पर वॉइस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी टाइप करके आप हमारे इस वीडियो को सुन सकते हैं। और अभी ये तो हमारी थी आज के विषय पर चर्चा। अब थोड़ी सी चर्चा मैं अभी एक तेलंगाना के हमारे साथी हैं, वो अपना एक वीडियो प्रसारित किए हैं। जो उस वीडियो को मैं सुन रहा था और बड़े ध्यान से मैंने उसको, करीब 9 मिनट का उनका वीडियो था डाइल्यूशन पर, और उन्होंने अपने डिस्पेंसरी में फर्स्ट डाइल्यूशन से लेकर के 9th डाइल्यूशन तक की शीशियाँ रखी और उसको बनाने का तरीका बताया, और उसमें एक गोली डाल करके उन्होंने कहा कि मैटी प्रिपरेशन या मैटी का तरीका, मैटी डाइल्यूशन का तरीका उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने विभिन्न तरीके क्रूड से उन्होंने दिखाया कि पहले मैं क्रूड लेता हूं, फिर क्रूड से मैं 1 ml लेकर के फिर 9 ml RS मिला के D1 बनाता हूं, फिर उससे 1 ml लेके फिर D2, फिर D3, फिर D4, और फिर उन्होंने कहा मैं D5, D7, D8, D9 और D10 तक करता हूं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इतने जटिल तरीके की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उलझा करके लोग क्यों रखते हैं। चलिए मान लिया कुछ देर के लिए कि मैटी जी ने इस तरीके के डाइल्यूशन की चर्चा की। हालांकि मैटी जी ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी, उनके केवल कुछ आर्टिकल्स थे जिसको हम लेख कह सकते हैं। उसमें इस तरीके जो चर्चे आए, ये हो सकता है कि चूँकि उनके अनुयायी लोग थियोडर कास्ट और फादर मूलर ये सब हैनीमैन जी से प्रभावित थे, तो हम जो तरीका आपको बताते हैं आसान प्रैक्टिस करने का, लोग सरलता से जटिलता की ओर ले जाते हैं और मैं आपको जटिलता से सरलता की ओर लाता हूं। हमने आपको कहा कि आप ओरिजिनल मेडिसिन की
जो कंपनियां दे रही हैं वो आप सीधे रोगी के लिए प्रयोग करें 30 ml में दे करके। और जो आपको स्पेजिक मेडिसिन मिल रही है, स्पेजिक मेडिसिन से आप 5 ml निकालिए और 450 ml डिस्टिल वाटर में उसको मिला दीजिए। तो ये जो D2, D3, D4, D5, D6, D7 और D8 और D10 तक ये लोग जाते हैं, वहाँ तक जाने की ज़रूरत क्या है? आप 450 ml में जब 5 ml मिला देते हैं और उसको 2 बार बोतल आपने हिला डुला दिया और मिक्स हो गया और बढ़िया, तो फिर वो आपका रोगी को देने के लिए पर्याप्त एक आसान सा तरीका हो गया। हम एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स कैसे तैयार कर सकते हैं? हमारे विशेषज्ञ या हमारे जो साथी लोग हैं वो अपने अच्छी डिस्पेंसरी में अच्छी सीट पर बैठ करके बाकायदे शीशियों का एक जाल बना करके दिखाने का जो तरीका इन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि इसमें मेरा ही दोष है। मेरा दोष इसलिए है कि 17 अप्रैल से जब से मैं आपके साथ ऑनलाइन आया हूं, तब से तरह तरह के लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं, तरह तरह के लोग अपने अपने प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति न तो किसी रोग की दवा पर चर्चा कर रहा है कि ये दवा क्यों दी जा रही है, उसका कारण क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और ना ही वो अपने उस प्रयोग से हमको कोई परिणाम दिखाते हैं। सिर्फ अपने को हाई फाई करके वो ये शो करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस काम को इतनी जटिलता से बताते हैं कि सामने वाला जिसको समझाना चाहते हैं वो समझ पाया नहीं समझ पाया। मैं 8 मिनट का उनका वीडियो सुनता रहा, उसके बाद एक सज्जन और आए, उसी के आगे एक वीडियो और था, उन्होंने उठाया कि मैं आज आपको इस दवा के बारे में बताता हूं और इस दवा का नाम ये है, यानी एक तरीका। और उन्होंने ये भी कहा कि ये टैबलेट में ही बनती है, ये लिक्विड में ही बनती है और ये ऑइंटमेंट में ही बनती है, और उन्होंने बताया कि ये दवा उनकी फर्म ही बनाती है। यानी अब आप उस दवा का उनका नाम सुनिए और उस दवा को आप परचेज कीजिए और अपनी डिस्पेंसरी में रखिए। अब उस दवा में मिलाए गए कंपोजिशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कंपोजिशन है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है कि नहीं है, इस बात की गारंटी तो कोई दे नहीं सकता। सिर्फ इतना कहना कि मैं आज इस शीशी की चर्चा कर रहा हूं, मैं आज इस दवा की चर्चा कर रहा हूं, मैंने उनका पूरा वीडियो सुना, उस दवा में उन्होंने क्या क्या मिलाया ये नहीं बताया, उस दवा में कितनी कितनी मात्रा में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन मिलाई वो नहीं बताया गया। सीधे ये बताया कि इसको हमने इस रोग में दिया और हमने इतने रोगी ठीक किए। भाई अजीब बात है। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि पहले आप कठिनता से सरलता की ओर आइए, न कि सरलता से आप कठिनता की ओर हमारे चिकित्सक को ले जाइए। और मैं समझता हूं कि आप सब बहुत ही स्नेह और प्रेम पूर्वक मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ते हैं, आप इसका आनंद लेते हैं और अपने निजी दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। और पिछले 3-4 दिनों से तमाम जगहों से, तमाम देशों से मेरे पास फ़ोन कॉल्स पेशेंट के भी आने लगे हैं और वो विभिन्न जटिल रोगों से पीड़ित हैं। और मैं उनको यही कहता हूं कि आप अपने निकटतम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक का मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं उस डॉक्टर से बात करूंगा और मैं उनको दवा बताऊंगा ताकि आपको दवाइयां वहां से मिल जाएं। सीधे रोगी से मैं बात जरूर करता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके पास उस रोगी को मैं भेजूं, यदि वो आपके आसपास है। अभी राजस्थान से कल 2 पेशेंट ने मुझको फ़ोन किया था, तो मैंने उनको राजस्थान के 3-4 चिकित्सकों के नंबर दिए हैं कि आप अपने निकटतम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक से बात करें। सुबह कर्नाटका के किसी जिले से एक पेशेंट ने फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि आप वहाँ के निकटवर्ती चिकित्सक से मेरी बात कराएं। यानी कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर रोग का विशेषज्ञ हूँ, तो बनता तो जरूर, लेकिन मैं रोगी को अपने द्वारा मेडिसिन दे करके ये नहीं साबित करना चाहता कि नहीं दवा आप हमसे ही लें। मैं ये कहता हूं कि आप अपने निकटतम चिकित्सक के संपर्क में जाइए और उस चिकित्सक से मेरी बात करा दीजिए। मैं उनको फार्मूला बताता हूं, वो उस तरीके से दवा बना करके आपको दें और आप दवा वहीं पे लें। दवा वो किसी भी कंपनी की लें, दवा रोगी को काम करने से मतलब है, किसी एक कंपनी को प्रमोट करना ये मेरा काम नहीं है। बस आज के क्लास में इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। आप सबको नव वर्ष की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2021 आप सब के लिए मंगलमयी हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए ब्राइट हो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतिहास में वर्ष 2021 एक स्वर्णिम वर्ष बने। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।